हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस फॉर यू में। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आज हम 2018 में जो पेपर हुआ था बैक 2 का, उसका एक पेपर लेके आए हैं, जिसमें से हिंदी के 60 प्रश्न जो है देखेंगे और देखेंगे कि कितने प्रश्न हम सॉल्व कर पा रहे हैं। साथियों, देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि वह। साथियों, पहला ऑप्शन उपयुक्त सभी है। दूसरे में है, केवल शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम तथा उपयुक्त हो, केवल प्रकरण से संबंधित हो, केवल कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। साथियों, एक बात बता देता हूँ आपको कि जब भी पॉजिटिव जो आंसर देना हो और केवल लगा हो तो ये आंसर आपका कभी नहीं हो सकता है। अब चूँकि इसमें केवल सब में लगा है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, जो दूसरों के मार्ग में खालिस्तान यहाँ भरना है मुहावरा, उन्हें स्वयं दुख उठाना पड़ता है, वाक्य में कौन सा मुहावरा युक्त होगा? साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा कांटे बिछाना। जो दूसरों के मार्ग में कांटे बिछाते हैं, उन्हें स्वयं दुख उठाना पड़ता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांटे बिछाना। अगला प्रश्न है, साथियों, शिक्षण शास्त्र से किस शिक्षण सूत्र के अनुसरण में बालक में रुचि जागृत होती है? पूर्ण से अंश की ओर चले, या मूर्त से अमूर्त की ओर चले, या विशेष से सामान्य की ओर चले, या फिर आगमन से निगमन की ओर चले। साथियों, शिक्षण सूत्र हैं 4 के 4 और बालक में रुचि जागृत करना है, तो साथियों इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन जो है आगमन से निगमन की ओर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब भी रुचि करना हो और शिक्षण सूत्र की बात कर रहा हो तो ये वाला शिक्षण सूत्र जो है सही माना जाएगा। किस प्रकार के पत्रों में संगणक का उपयोग किया जाता है? संगणक का प्रयोग संलग्न का, पारिवारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, अनौपचारिक पत्र या सरकारी पत्र? तो साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा सरकारी पत्र, क्योंकि सरकारी पत्र में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है जोड़नी पड़ती हैं, इसलिए संगणक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस व्यक्ति का नाम नुक्कड़ नाटक से हुआ है? इनमें से किस व्यक्ति का नाम जो है नुक्कड़ नाटक से जुड़ा हुआ है, यानी नुक्कड़ नाटक लिखा है उन्होंने? दुष्यंत कुमार, मोहन राकेश, सफदर हाशमी या हबीब तनवीर? साथियों, इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है सफदर हाशमी हो जाएगा, ऑप्शन 3 नंबर का। सफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक इन्होंने लिखा है। 6वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस प्रकार के पत्र में संदर्भ देना अनिवार्य होता है? पारिवारिक पत्र में संदर्भ देना अनिवार्य होता है, या कौटुंबिक, या नौकरी हेतु, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा नौकरी हेतु आवेदन पत्र। इसके लिए इसमें आपको संदर्भ देना बहुत ज़रूरी होता है। अंजो दीदी किसके द्वारा लिखित जो है नाटक है? अंजो दीदी ये क्या है, नाटक है साथियों। मोहन राकेश का है, पद्मनाभ अस्क का है, वर्धेंदु हरिश्चंद्र का है, या भीष्म शायनी का है? साथियों, इसका आंसर जो है आपने सोच लिया होगा। इसका नाटक आंसर देखते हैं, उपेंद्रनाथ अस्क। अंजो दीदी उपेंद्रनाथ अस्क का जो है नाटक है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय किस शहर में स्थित है? मुंबई में, बेंगलुरु में, इलाहाबाद में, या दिल्ली में? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, दिल्ली।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में स्थित है। पलटू बाबू रोड किस उपन्यासकार की रचना है? अग्रे की, मुंशी प्रेमचंद की, धर्मवीर भारती की या फणीश्वरनाथ रेणु की? साथियों इसका आंसर देखते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु। पलटू बाबू रोड जो है उपन्यास है, इसके जो है उपन्यासकार हैं वो साथियों फणीश्वरनाथ रेणु हैं। फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र किसे लिखा जाएगा? शिक्षा मंत्री को, पिताजी को, अध्यापक को या प्रधानाचार्य को? साथियों फीस की जो है माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है तो ना शिक्षा मंत्री को लिखेंगे, ना अपने पिताजी को लिखेंगे, ना अध्यापक को लिखेंगे। साथियों इसका आंसर हो जाएगा प्रधानाचार्य हो जाएगा। कबीरा खड़ा बाजार में किसके द्वारा रचित नाटक है? दुष्यंत कुमार, मोहन राकेश, भीषम साहनी या हरिकृष्ण प्रेमी? साथियों इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है साथियों भीष्म साहनी। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का लिखित जो है नाटक है। कश्मीर कुसुम किसके द्वारा लिखित नाटक निबंध है? कश्मीर कुसुम हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट? कश्मीर कुसुम साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक निबंध है सर। द्विवेदी युग किस महान लेखक के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। हिंदी कविता का विकास निबंध किस श्रेणी के निबंध में आएगा? साहित्यिक में आएगा, रचनात्मक में, सृजनात्मक में, समाहार निबंध में आएगा। हिंदी कविता का विकास जो आएगा साथियों साहित्यिक निबंध के अंतर्गत आएगा। 15वां प्रश्न देखते हैं। वह चाहता था और वह उसे मिल गया। वह रुपये चाहता था और वह उसे मिल गया। मिश्र वाक्य में रूपांतरण इनमें से कौन सा है? मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है। ये जो वाक्य है साथियों ये है आपका संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे और लगा है। जो और शब्द से दो वाक्य जुड़ जाते हैं तो संयुक्त वाक्य होता है। अब उनको करना है मिश्र वाक्य में रूपांतरण। वह रुकना चाहता था, उसे मिल गया। और रुपया चाहता था, उसे मिल गया। और रुपया चाहता था, उसे पैसा मिल गया। वह जो रुपया चाहता था उसे वो मिल गया। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वह जो रुपया चाहता था उसे वो मिल गया। जो निबंध बौद्धिक जगत की अपेक्षा हृदय जगत से विशेष रूप से संबंध होते हैं वे कौन से निबंध होते हैं? भावात्मक होते हैं, उद्दीपनात्मक होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं या विचारात्मक होते हैं? साथियों यहाँ देखना है क्या लिखा है। जो निबंध बौद्धिक जगत की अपेक्षा हृदय जगत से विशेष रूप से संबंध होते हैं वो होते हैं साथियों भावात्मक होना चाहिए। हाँ साथियों इसका आंसर हो जाएगा भावात्मक, क्योंकि भाव जो होते हैं हृदय से निकलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में हुआ। इसके निबंधकार जो हैं कौन है? प्रयोगवादी रचनाएं रामविलास शर्मा, नंदलाल वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सच्चिदानंद हिरण्यवातसेन अग्रे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है नंदलाल वाजपेयी हो जाएगा। 18वां प्रश्न है। किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 7 भगण और अंत में 2 गुरु होते हैं तथा प्रत्येक चरण के वर्णों की संख्या 23 होती है? तो सवैया, चूँकि ये सवैया तो है ही सब में, अब सुमुखी है या मतंग है या मदिरा है या क्रीट है, तो 7 भगण होना चाहिए शुरू में। शुरू में जब 7 भगण हो अंत में 2 गुरु हो तो वो वाला छंद हो जाएगा साइयो मतंग या अंदर सवैया हो जाएगा। 7 भगण होना चाहिए। और भगण में क्या होता है? एमा राता, राजभान, सलगा,
या माता राज भान सलगा। तो ये भंगण बात कर रहे हैं तो भंगण हो जाएगा यहाँ से भानस, यानी दो बड़े, ये लघु गुरु लघु और लघु, इस प्रकार से क्रम होना चाहिए वर्णों का। और 7 वर्ण होते हैं, 7 से 21 और 2 23 वर्ण होना चाहिए। 23 से 25 वर्ण तक होते हैं सवैया में साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू का चिट्ठा किस प्रकार का निबंध है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है निबंध है। शिव शंभू का चिट्ठा बालमुकुंद गुप्त का पूछा भी गया है कई बार। व्यंग्यात्मक में आएगा, कलात्मक में आएगा, या पर्यावरण या ललित निबंध में आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है ये हो जाएगा व्यंग्यात्मक निबंध। अगला प्रश्न है, सन 1943 ईस्वी में अग्रही द्वारा संपादित तार सप्ताह उनमें से कौन से कवि की रचनाएं संग्रहित नहीं थे। तो प्रथम तार सप्ताह जो साथी 1943 में जो है प्रकाशित हुआ था, उसमें प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भातभूषण अग्रवाल थे, लेकिन साथियों केदारनाथ जो अग्रवाल थे वो इसमें शामिल नहीं थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन केदारनाथ अग्रवाल ऑप्शन बी हो जाएगा। इक्कीसवां प्रश्न है साथियों, छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर करने चाहिए ताकि छात्र अपने आप को कमज़ोर ना समझें, छात्र अपनी निजी कठिनाइयाँ बता सकें, छात्र अपनी गृह कार्य आसानी से कर सकें, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल एवं सहज हो सके। तो साथियों यहाँ पर बोलने की बात हो रही है, मातृभाषा में बोलने का अवसर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन 2, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल एवं सहज हो सके। बोलने का अवसर देने से छात्रों के अधिगम प्रक्रिया सरल और सहज हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 12 के बाद विराम यति या 28 मात्राएँ होती हैं उस छंद को कहते हैं। टोटल मात्राएँ साथियों 16 और 12 के क्रम से हो रही हैं 28 मात्राएँ होती हैं साथियों हरि गीतिका में। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पठन कौशल में आवश्यक है परोक्ष विधि, अर्थ ग्रहण, शब्द चयन या प्रत्यक्ष। पठन कौशल में आएगा साथियों अर्थ ग्रहण, क्योंकि पठन कौशल का जो उद्देश्य ही होता है अर्थ ग्रहण। पत्र के अंत में पुनश्च का प्रयोग किस लिए किया जाता है। पत्र को फिर से भेजने के लिए, पत्र में भूल गई महत्वपूर्ण बात लिखने के लिए, विषय वस्तु को छोटा करने के लिए, या प्राप्तकर्ता का पता लिखने के लिए। पुनश्च की बात कर रहे हैं, ये पुनश्च क्यों लिखा जाता है, इसके लिए उत्तर होता है पत्र में भूल गई महत्वपूर्ण बातें लिखने के लिए। पुनश्च लिखने के बाद अपन और भी बातें लिख सकते हैं पत्र के अंत में। 25वां प्रश्न है, पत्र लेखन में बाहरी सजावट में किस बिंदु का समावेश नहीं होता है। पत्र के कागज का विषय अनुरूप होना, पत्र का युग क्रम, पत्र के कागज का रंग और विराम चिन्हों का प्रयोग। नहीं की बात कर रहे हैं साथियों, बाहरी सजावट में पत्र के कागज का रंग जो है मायने बटा नहीं रखता है। विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, पत्र का योग क्रम भी होना चाहिए और पत्र के कागज का विषय अनुरूप होना भी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंधों में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एक तरह की भाषा, कठिन भाषा, सामान्य भाषा या अलग अलग भाषा। औपचारिक और अनौपचारिक संबंध इसमें हो जाएगी साथियों सामान्य, अलग अलग भाषा होना चाहिए। औपचारिक और अनौपचारिक संबंधों में किस प्रकार की भाषा होना चाहिए, अलग अलग।
इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी कविता की मुख्य प्रवृत्तियों में से नहीं है। प्रयोगवादी कविता की मुख्य प्रवृत्तियों में से नहीं अहंवादी प्रवृत्ति, अपमानों की नवीनता, बौद्धिकता का प्राधान्य, रहस्यवादी भावना। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा रहस्यवादी भावना जो है प्रयोगवादी कविता की मुख्य प्रवृत्तियों में नहीं आता है। 28वां प्रश्न है प्रयोग या प्रयुक्ता के आधार पर इनमें से कौन सी दो भाषाएं नहीं हैं? कृत्रिम व अकृत्रिम भाषा, राष्ट्र और राजभाषा, संपर्क व व्यावसायिक भाषा, साहित्यिक व बोलचाल की भाषा। तो कृत्रिम व अकृत्रिम भाषा जो है ये भाषा नहीं आती क्योंकि होती ही नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं किस काव्य के छंद कथा सूत्र की व्यवस्था से पिरोए रहते हैं और उसके छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता है? प्रबंध काव्य, निबंध काव्य, मुक्तक काव्य या निर्बंध काव्य। इसका आंसर हो जाएगा साथियों प्रबंध काव्य, क्योंकि मुक्तक काव्य जो होता है वो साथियों निबंध छंद की जो परंपरा है उससे मुक्त होता है, इसलिए इसको मुक्त कहा जाता है। यहाँ पर इसका आंसर प्रबंध काव्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियों के लिए एक सफल दृष्टिकोण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य है व्याकरण नियमों की जानकारी होना, भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, भाषा के अवसरों व स्तरों का नियंत्रण होना या विविध भाषाओं की जानकारी होना। भाषा की परिपक्वता से क्या तात्पर्य है? साथियों इसका आंसर आपने सोच किया होगा। इसका आंसर देखते हैं व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना ही भाषा की परिपक्वता कहलाता है। अगला प्रश्न है भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है? देवभाषा को, राष्ट्रभाषा को, मातृभाषा या राजभाषा। साथियों इसका आंसर बहुत ही सरल है। इसका आंसर हो जाएगा मातृभाषा। भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती है? जिसके अभिभावक शिक्षित हो, जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, जिसकी पारिवारिक स्थिति ठीक हो। भाषा अधिगम में किन छात्रों की कठिनाई नहीं होती है? भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती है? इसका हो जाएगा साथियों जिनका मानसिक स्वास्थ्य जो है ठीक हो, उनको भाषा के अधिगम में कठिनाई नहीं होती है। इसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी हो एक जरूरी नहीं है, आत्मविश्वास कमी हो जरूरी नहीं है, विभाग शिक्षित हो जरूरी नहीं है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य यदि सही है तो भाषा अधिगम में कठिनाई उसको नहीं हो सकती। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह शिक्षक के रुचि के अनुरूप हो, छात्रों के मनोरंजन में सहायक हो, कक्षा के किसी उद्देश्य तक पहुँचने में असफल हो, वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। अगला प्रश्न है वर्तमान में किस प्रकार का पत्र प्राप्त करने के लिए डाकिया द्वारा आपके हस्ताक्षर किए ले जाते हैं? तो तार, टेलीग्राम तो अलग बात है, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक होती है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजीकृत डाक। स्कूलों में बालकों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए केवल लगा है 3 जगह, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है फर्स्ट हो जाएगा, उपरोक्त
सभी। मुक्तिबोध की रचना चांद का मुँह टेढ़ा की विद्या क्या है? डायरी है, काव्य संग्रह है, आलोचना है या कहानी संग्रह है? तो चांद का मुँह टेढ़ा साथियों काव्य संग्रह है। मुक्तिबोध का बहुत ही प्रमुख रचना है इनकी चांद का मुँह टेढ़ा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रचना किस शैली में की गई है? प्रबंध में, फैंटेसी में, नाटक में या आत्मलाप में? अंधेरे में जो है रचना है मुक्तिबोध की रचना है और ये फैंटेसी शैली में लिखी गई है। सुलेख से तात्पर्य है स्वयं से लिखा हुआ आलेख, सुना हुआ लेख या सुंदर लेख या लेख की सुंदर कल्पना। सुलेख साथियों कहलाता है सुना हुआ, सुलेख सुंदर लेख सुंदर लेख कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। किस रचनाकार को प्रगतिवाद का सलाह का पुरुष भी कहा जाता है? गजानन माता मुक्तिबोध को, केदारनाथ अग्रवाल को, नागार्जुन को या फिर त्रिलोचन शास्त्री को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, नागार्जुन। प्रगति का सलाह का पुरुष, प्रकृति का सलाह का पुरुष कहा जाता है साथियों नागार्जुन को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है? व्यक्ति का प्रकाशन, छंदबद्धता, अनविति का प्रभाव या संक्षिप्तता? तो निबंध का साथियों ये विशेषता नहीं है वो है छंदबद्धता, क्योंकि निबंध जो है छंदबद्ध नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, छंदबद्धता निबंध में नहीं होता है। 42वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा महाकाव्य का भाग नहीं है? रस, नायक, रूप, सज्जा, कथा वस्तु तथा उसका संगठन। तो महाकाव्य का जो भाग नहीं होता वो था साथियों रूप, सज्जा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें छंद बताना है वसंताल का, छप्पा, तत्विलंबित या कुंडलीय। तिमिर पुरोहित हुए, तिमिर हर है दिखलाता। इसमें बैण गिनना है साथियों, तीन बैण यहाँ पर है साथियों, 4, 2, 9 और 5 है 14, 15 और 4 19 बैण हो गए यहाँ पर साथियों। दुत विलंबित में साथियों 15 जो है 12 बैण होते हैं। कुंडली में छप्पा हो जाएगा साथियों, इसका आंसर छप्पा छंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तुम हो अखिल विश्व में या ये अखिल विश्व है तुम में। क्रांति में अलंकार, बीप्सा, संदेह या उदाहरण अलंकार। तो तुम हो अखिल विश्व में यह यह अखिल विश्व है तुम में, तो यहाँ पर साथियों संदेह हो रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, संदेह अलंकार। 45वां प्रश्न है साथियों लंबी कविता आराध्य वीणा किसके द्वारा लिखित है? आराध्य वीणा सूर्यकांत त्रिपाठी की, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अग्रे की, मुक्तिबोध की या फिर महादेवी वर्मा की? तो जो है आराध्य वीणा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है समाचार पत्र के संपादक को लिखे जाने वाले पत्र की निम्न में से कौन सी उपयोगिता नहीं होती है? उपयोगिता नहीं होती है, इसका राइट आंसर देखते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ये उपयोगिता नहीं होना चाहिए इसकी। अगले प्रश्न में क्या है? एक गद्यांश दिया गया उसको पढ़ के आंसर देना है, बड़ा है चूँकि 18वीं सदी के अंतिम चरण तक आते आते यूरोप का मानसिक क्षितिज बहुत कुछ बदल चुका था।
नव जागरण के क्रमिक विकास की परिगणित स्वरूप जीवन के सभी क्षेत्रों में विज्ञान का आलोक फैल चुका था। सदी इसका प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या है? नव जागरण के क्रमिक विकास के कारण कौन से मूल उभर कर सामने आ रहे थे? तो देखिए इसका साथियों आंसर है स्वतंत्रता और समानता के मूल उभर कर सामने आ गए थे। इसलिए इसका आंसर सीधा सीधा है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये लिखा है चौथे प्रश्न में, ये लिखा है स्वतंत्रता और समानता के मूल। अगला प्रश्न भी इसी गद्यांश से है। इसमें पूछा गया है गद्यांश के अनुसार किस कारण आर्थिक ढांचे में आमूल परिवर्तन आए? तो यहाँ भी देख लेंगे परिवर्तन कहाँ पे आए हैं। ये लिखा है साथियों औद्योगिक क्रांति ने, किसने? औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक ढांचे में आमूल परिवर्तन ला दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न इसी गद्यांश से है साथियों। प्रश्न पढ़ते हैं गद्यांश के अनुसार किस कारणवश विज्ञान का आलोक फैला है? तो देखते हैं नव जागरण के क्रमिक विकास के परिणति स्वरूप जीवन के सभी क्षेत्रों में विज्ञान का आलोक फैल चुका था। ये लिखा आलोक फैल चुका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नव जागरण के क्रमिक विकास के कारण। अगला प्रश्न भी साथियों इसी से है। 50वां प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है गद्यांश के अनुसार किस घटना ने स्वतंत्र चिंतन का मार्ग प्रशस्त किया है? तो देखते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति ने स्वतंत्र चिंतन का मार्ग जो है प्रशस्त किया है। तो आंसर हो गया ऑप्शन 4, फ्रांस की राज्य क्रांति। अगला प्रश्न भी इसी से आया है। प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या हो सकता है? बुनियादी व्यवस्था, यूरोप में नवजागरण, फ्रांस की क्रांति या औद्योगिक क्रांति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, यूरोप में नवजागरण। नुक्कड़ नाटक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता था? नाट्यगृहों में, रंगशालाओं में, किसी भी स्थान पर या मंच पर। तो नुक्कड़ नाटक जो है वो किसी भी स्थान पर प्रस्तुत किया जा सकता है। नुक्कड़ नाटक जो है कि नाटककार कौन है, प्रश्न भी पूछा गया था। एक कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। अगला प्रश्न है किसी देश या प्रदेश के राजकाज या प्रशासन में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसी निम्न में से कौन सी भाषा कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, राजभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस कहानी की पात्र का नाम चंपा है? आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार या ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकाशदीप। आकाशदीप जो कहानी है इसकी जो पात्र है उसका नाम है चंपा। अगला प्रश्न देखते हैं मूक फिल्म उदाहरण है। जो मूक फिल्म होती है साथियों उसमें जो है आवाज़ नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आवाज़ नहीं होती है, सुनाई नहीं देती है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का गलत, दृश्य सामग्री हो सकती है, मात्र दिखाई देती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दृश्य सामग्री। पुलिस चोर को पकड़ता है, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द क्या है? पुलिस चोर को पकड़ता है, इनमें से कोई नहीं। चोर, पुलिस या पकड़ता। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पकड़ता। पुलिस चोर को पकड़ता है, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं
बहुत खाने वालों को थोड़ा सा मिलना किस लोकोक्ति का अर्थ है? बहुत खाने वालों को थोड़ा सा मिलना। एक अनार 100 बीमार, जो गरजते हैं वो हंसते नहीं, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुँह में जीरा। इसके लिए सही लोकोक्ति हो जाएगी ऊँट के मुँह में जीरा। अमिधा और लक्षणा द्वारा अर्थबोध न कराने पर जिस शक्ति से अन्य अर्थ निकले उसे कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं? वो हो जाएगी साथियों व्यंजना शब्द शक्ति, क्योंकि अमिधा और लक्षणा से उसका अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए उसे व्यंजना से निकालते हैं। 59वां प्रश्न है साथियों, सुंदरम कक्षा 8 का छात्र है, उसका सतत आकलन करने में सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, भाषा प्रयोग की क्षमता, व्याकरण की बारीक जानकारी। 8वीं का छात्र है, वो सतत आकलन करना है, तो क्या महत्वपूर्ण है उसके लिए? उसके लिए साथियों भाषा प्रयोग की जो क्षमता है वो ज़रूरी है, उससे जो है सतत आकलन हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, सही विकल्प बताना है। हृदय में द्युति उत्पन्न करने वाला गुण श्रृंगार गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण या माधुर्य गुण। हृदय में द्युति उत्पन्न करने वाला गुण क्या कहलाता है साथियों? माधुर्य गुण है। जिसमें द्युति का मतलब होता है जिसमें प्रसन्नता या खुशी से अपना हृदय जो है आह्लादित हो जाए, उसको कहते हैं द्युति। साथियों 60 प्रश्न अपन ने देखे। साथियों ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।